क्या है वो? स्टार्ट। आज का टॉपिक है मेक और बाय डिसीजन। क्या आपको ये प्रोडक्ट बनाना है? क्या आपको परचेज कर मार्केट में से? एज अ बिजनेसमैन आपको ये चीज़ तो सोचनी ही चाहिए। ओके, तो पढ़ते हैं पहले थियोरी पॉइंट। इफ अ कंपनी हैज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, it may use for making component parts or similar items instead of buying them from the market। जो आपके पास अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, तो आपको वो कंपोनेंट पार्ट्स और उसके जैसे सिमिलर आइटम बनानी चाहिए, नहीं कि मार्केट में से आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अनयूटिलाइज कैपेसिटी है भाई। इन टेकिंग सच मेक और बाय डिसीजन, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट पार्ट should be compared with the price quoted by the outside vendors। तो कभी भी आपको ये डिसीजन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट पार्ट, जो पार्ट आप बनाने वाले हो उसका मार्जिनल कॉस्ट, उसको कंपेयर करो आप आउटसाइड वेंडर्स जो प्राइस कोट करते हैं उसके साथ। इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज लोअर देन द परचेज प्राइस, जो परचेज प्राइस से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। आई अगेन रिपीट, मार्केट में जो प्राइस है इसके कंपेयर में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसकी प्राइस कम है। ऑब्वियसली आपको वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट देगा। इट विल बी प्रॉफिटेबल टू मैन्युफैक्चर द पार्ट्स इन द फैक्ट्री। Fixed costs are excluded on the assumption that they have been already incurred। हमको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इग्नोर करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है। मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट, तो मैन्युफैक्चर ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करेगा। इफ द मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड देम इन प्रोड्यूस कॉस्ट। मान लो कि मैन्युफैक्चर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी कॉस्ट वो उसमें ऐड करेगा। ओके, तो ये थियोरी था, करेक्ट। अब उसके नीचे एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। C59, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलो। तो आपके पास मटेरियल है, लेबर है, टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है। ओके, ये सेम पार्ट मार्केट में अवेलेबल है 40 रुपये में। ये सेम पार्ट मार्केट में अवेलेबल है 40 रुपये में। क्या आपको ये बनाना चाहिए कि परचेज करना चाहिए, ये आपको बताना है। करेक्ट। अब सिंपल चीज़ है, कैलसी निकालो, कैलसी निकालो। मटेरियल 20, लेबर 10 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड 6 रुपये, टोटल आया 36। ओके, उसमें फिक्स ओवरहेड ऐड कर दो 8 रुपये, तो आपका टोटल आया 44। जो आपके पास ऑलरेडी पैम्पलेट में लिखा है कि टोटल कॉस्ट 44 है, जिसमें से 36 आपका वेरिएबल कॉस्ट है और 8 रुपये आपका फिक्स कॉस्ट है। टोटल मिला के 44 हुआ, करेक्ट। अब यही प्रोडक्ट मार्केट में कितने में मिलता है? यही प्रोडक्ट मार्केट में कितने में मिलता है? 40 रुपीज़ में मिलता है, करेक्ट। मार्केट में 40 रुपीज़ में मिलता है, उसमें मैं फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूँ 8 रुपये, तो 48 होगा, करेक्ट। तो जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं जिसका टोटल कॉस्ट 44, और जो प्रोडक्ट हम मार्केट में से परचेज करेंगे, करेक्ट, वो है 48।
कभी भी इसका डिसीजन लेना है तो थियरी में हमने क्या पढ़ा, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करो, आपको देखना है अपना वेरिएबल कॉस्ट। आपको क्या चेक करना है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जिसका लोअर होगा उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, करेक्ट। तो आपने 20 प्लस 10 प्लस 6 तो 36 हुआ था। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका वेरिएबल कॉस्ट 36 था और मार्केट में है उसका 40 रुपीज़। तो आप सोचो कि आपको बनाना चाहिए या आपको मार्केट में से खरीदना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि आप बनाओगे 36 में पड़ेगा और मार्केट में से खरीदोगे तो 40 रुपये में पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, करेक्ट। ऐसा बोलने का नहीं, ऐसा लिखना होता है। आपको नीचे कमेंट लिखना पड़ेगा। On comparison of purchasing cost and the manufacturing cost, it appears that manufacturing is more profitable. तो मैन्युफैक्चरिंग मोर प्रॉफिटेबल होगा। इन अ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स मार्जिनल कॉस्ट आर लोअर देन द परचेज प्राइस। तो मार्जिनल कॉस्ट लोअर है मैन्युफैक्चरिंग में, सो इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल टू मैन्युफैक्चर द पार्ट्स। तो आपको वो पार्ट्स बनाने चाहिए। अब यही एग्जांपल है, आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि सर मान लो कि मार्केट में जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो 35 रुपीज़ पे मिल रहा है, तब आप क्या करोगे। तो एक बार फिर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 36 और मार्केट में कितने में मिल रहा है 35। तो ये टाइम पे मैं वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करूँगा, मार्केट में से ले लूँगा। क्यों, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 36 रुपीज़ है और मार्केट में जो मिल रहा है वो 35 में मिल रहा है। और मेक और बाय डिसीजन में सर ने क्या बताया, ओनली वेरिएबल कॉस्ट देखने का, वेरिएबल कॉस्ट जिसका लोअर उस हिसाब से डिसीजन ले लो। तो यहाँ पे मार्केट में 35 रुपीज़ पे मिल रहा है, करेक्ट। तो हमको ये प्रोडक्ट मार्केट में से बाय करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा। पढ़ो नीचे क्या लिखा है। इफ द पार्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट ₹35, the marginal costs are higher in manufacturing part, that is 36 rupees. So it will become, it will more profitable to buy the part from the market. तो मार्केट में से वो प्रोडक्ट आपको बाय करना पड़ेगा, ओके। उसके जैसा ही सेम एग्जांपल C60, इसके जैसा ही सेम एग्जांपल है C60। देखो एक बार क्या है। अ रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी finds that while it cost rupees 62.50 to make a component X273Q, the same is available in the market 57.50। तो आप खुद मैन्युफैक्चर करोगे ना तो आपको टोटल कॉस्ट लगेगा 62.5 और यही प्रोडक्ट आप मार्केट में से परचेज करोगे तो 57.5। आपको बताया है कि आपको 62.5 कैसे लगेगा, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन, अदर फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले तो क्या आपको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ये खरीदना चाहिए। तो कैलसी निकालो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का टोटल कर लो। आप टोटल करोगे आपको 50 रुपये मिलेगा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप लोग ये प्रोडक्ट बनाओगे तो 50 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। जब आप मार्केट में परचेज करोगे तो 57.50 लगेगा। तो आप सोचो क्या आपको ये बनाना चाहिए कि मार्केट में से परचेज करना चाहिए। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये मेक और बाय डिसीजन है ना, आपने क्या सिखाया था कि वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करना है। वेरिएबल कॉस्ट जब हम बनाएंगे तब 50 है,
और मार्केट में से खरीदेंगे देखो 57.5 है, तो जो लोअर है उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। लोअर कौन है? मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम ये कंपोनेंट बनाएंगे, तो हम प्रॉफिट पे जा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। अब यही लोग आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि मार्केट वाला आपको 48.50 पैसा ऑफर कर रहा है कि सर मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगा, 48.50 में दूंगा। तो अब वापस आपको सोचना है कि आप बनाओगे तो कितने में होगा? 50 रुपये में। और मार्केट वाला कितना ऑफर कर रहा है? 48.5। तो अब आपको क्या करना चाहिए? मार्केट में से बाय करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटिंग और की फैक्टर। लिमिटिंग और की फैक्टर क्या है? एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। हाउएवर इट इज ऑलवेज इजी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव? नो, ये कभी भी इजी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आसानी से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिकॉज प्रॉफिट अर्निंग इज अफेक्टेड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अंडरटेकिंग मे हैव सफिशिएंट ऑर्डर्स ऑन हैंड। तो आपके पास सफिशिएंट ऑर्डर्स तो है, एम्पल स्किल लेबर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, but may be unable to obtain all the quantity of material it needs for the manufactures of maximum quantity which could be sold। बट आपके पास इतना क्वांटिटी का मटेरियल ही नहीं है जो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दो पाओगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला वो प्रोडक्ट बनाएगा। डेट मीन्स आपके पास वो रो मटेरियल नहीं है। ये आपका लिमिटिंग फैक्टर हुआ। दस, मटेरियल इज द फैक्टर विच लिमिट द साइज ऑफ द आउटपुट। तो मटेरियल आपका फैक्टर हुआ जिसकी वजह से आप अपना आउटपुट की साइज लिमिट कर सकते हो एंड प्रिवेंट एन अंडरटेकिंग फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट। और आप उतना सेल नहीं कर पाओगे तो आप उतना प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। सिमिलरली, समटाइम्स अ बिजनेस इज नॉट able to sell all that it can produce। समटाइम क्या होता है, आप जितना प्रोडक्ट बनाते हो उतना ही प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा, उतना जरूरी नहीं है। तो उस टाइम पे क्या लिमिटिंग फैक्टर हुआ? सेल। सेल आपका लिमिटिंग फैक्टर हुआ। तो सर ये की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? अ लिमिटिंग और की फैक्टर may thus be defined as the factor in the activities of an undertaking which at a particular point in time or over a period will limit the volume of output। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कंपनी पे इफेक्ट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। तो सर उसके एग्जांपल्स क्या है लिमिटिंग फैक्टर्स के? तो सेल है, मटेरियल है, लेबर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को प्रॉफिट में नहीं ले जा सकते। The purpose of the limiting factor technique is to indicate the most profitable course of action in all such cases where alternatives are possible। जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे तो आपको ये सारे की फैक्टर्स देखने हैं और की फैक्टर्स अफेक्ट करने के बाद भी कंपनी को जिस फैक्टर में से प्रॉफिट मिलता है वो फैक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। When a key factor is operating, the most profitable position is reached when contribution per unit of key factor is maximum। तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा वो की फैक्टर का प्रॉफिट पोजीशन ज़्यादा। ओके। तो सर कैसे फाइंड आउट करना है वो प्रॉफिटेबिलिटी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। ओके। तो नीचे एक आपको फॉर्मूला दिया है,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। नीचे एक एग्जांपल भी है, प्रोडक्ट ए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 और लिमिटिंग फैक्टर 3 kg, तो प्रोडक्ट ए का आंसर आया 5 रुपये। प्रोडक्ट बी में 20 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और लिमिटिंग फैक्टर 5, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना आया, 4 रुपये। ओके, तो हियर प्रोडक्ट ए विच गिव्स ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विल बी मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। अब यही चीज़ हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यही चीज़ हम एग्जाम्पल में देखते हैं, ध्यान से। हाँ, दोनों एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल सॉल्यूशन के साथ हैं, तो ध्यान रखना। इलास्ट्रेशन 61, आपके पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर एट 3 रुपीज़ पर आवर। ओके, प्रोडक्ट ए में 6 है, प्रोडक्ट बी में 9 है। वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपीज़ पर आवर, एक में 8 है, एक में 12 है। सेलिंग प्राइस दी है, एक में 100, एक में 110। स्टैंडर्ड टाइम, प्रोडक्ट ए 2 आवर्स लेता है, प्रोडक्ट बी 3 आवर्स लेता है। स्टेट विच प्रोडक्ट वुड यू रिकमेंड टू मैन्युफैक्चर, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए। मान लो कि लेबर टाइम इज द की फैक्टर, तो आपको, आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि ऐसा सोचो कि आपका लेबर टाइम की फैक्टर है, और दूसरे में ये सोचो सेल्स वैल्यू इज द की फैक्टर, तो आप क्या करोगे। चलो, उसके लिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस दोनों में लिख दिया अपना अपना, एक में 100, एक में 110। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सिंपल, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों का टोटल, तो 24 + 6 + 8। ओके, आप टोटल करके भी लिख सकते हो, सेपरेटली भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट बी में 14, 9 और 12। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट चला गया तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, अब सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन कि सर हमारा लेबर टाइम इज द की फैक्टर है, लेबर टाइम की फैक्टर में है, तो आपको क्या करना है, आपके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आपको अपने स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला, आपके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड कर दो, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको यही सिखाया है। फॉर्मूला क्या सिखाया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो तो आ गया, डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर, डिवाइड में लिमिटिंग फैक्टर लिखना है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन है, लेबर टाइम है, करेक्ट। तो आपके पास स्टैंडर्ड टाइम दिया है, चलो कैलसी निकालो। प्रोडक्ट एक ही बात करें, 62 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और 2 रुपये स्टैंडर्ड आवर्स है, तो 62 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा, 31। और प्रोडक्ट बी में 75 डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना आएगा, 25। ओके, तो आप किसको रिकमेंड करोगे, तो आंसर किसका ज़्यादा है, 31 रुपीज़, करेक्ट। तो नीचे कंक्लूजन लिखा है, पढ़ो। ए पॉइंट, प्रोडक्ट ए इज रिकमेंडेड व्हेन लेबर टाइम इज द की फैक्टर। हम प्रोडक्ट ए को रिकमेंड करेंगे जब लेबर टाइम की फैक्टर होगा, बिकॉज contribution per hour of product A is more than that of product B। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर में देखता हूँ तो प्रोडक्ट ए का ज़्यादा है इन कंपेयर टू प्रोडक्ट बी, इस वजह से मैं प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करूँगा। अब हमारा दूसरा की फैक्टर क्या था, सेल्स वैल्यू, करेक्ट। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 62। अब सेल्स वैल्यू की फैक्टर है तो डिनोमिनेशन में हमको सेल्स लिखना पड़ेगा। ए का है 100 रुपीज़ और बी का है 110, तो आप देख सकते हो 0.62 पैसा
और 0.68 पैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब सेल्स वैल्यू की फैक्टर है तो बी का आंसर ज़्यादा है, तो आपको बी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, पढ़ो। व्हेन सेल्स वैल्यू इज द की फैक्टर, प्रोडक्ट बी इज recommended because contribution per rupee of sales value of product B is more than that of product A। ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लो कि सेल्स क्वांटिटी की फैक्टर है। मैंने क्या बोला? सेल्स क्वांटिटी की फैक्टर है। तो जब सेल्स क्वांटिटी की फैक्टर है तो जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़े। तो मान लो ये एग्जांपल में सेल्स क्वांटिटी की फैक्टर है, तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेक कर लो। आप प्रोडक्ट बी का ज़्यादा है 75 रुपीज़, तो आपको प्रोडक्ट बी सिलेक्ट करना पड़े। ओके, इलास्ट्रेशन 62 एग्जाम्पल में क्या है, एक बार फिर यही एग्जाम्पल है, करेक्ट, पर थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है। आपके पास सेल्स है, आपके पास कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप ये तीनों का टोटल करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। मशीन आवर्स दिए हैं। ओवरहेड एक्सपेंस में आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको दिए हैं। ओके, डायरेक्ट वेजेस पर आवर भी है आपके पास 5 रुपये। कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, बोथ द यूज सेम रॉ मटेरियल व्हेन। फर्स्ट है आपका सेल्स के यूनिट की फैक्टर में है, दूसरे में सेल्स की वैल्यू की फैक्टर में है, तीसरे में रॉ मटेरियल की फैक्टर है, और फोर्थ में आपका मशीन आवर्स की फैक्टर है। कुछ भी हो जाए, एक बार आपको इनकम स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप लोग इनकम स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले सेल्स 100 और 120, फिर सारे वेरिएबल कॉस्ट हमने लिख दिया है। मटेरियल 10, वेजेस 15, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5, और लास्ट में है वेरिएबल फिक्स ओवरहेड, ओके 15। ये सबका टोटल हो जाएगा 45। 100 में से 45 चला गया तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला 55। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला 55। वैसे ही प्रोडक्ट बी, सेल आपका 120 रुपये है, सारे वेरिएबल कॉस्ट को लिख दिया 15, 10, 6 और 20। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुआ आपका 51। 120 में से 51 चला गया तो आपके पास बचा क्या? 69। ओके, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को उन्होंने नीचे टेबल के द्वारा बताया है कि सबसे पहले मान लो कि आपकी सेल्स की क्वांटिटी की फैक्टर में है। कौन की फैक्टर में है? सेल्स की क्वांटिटी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्स की क्वांटिटी जब की फैक्टर में होती है तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखना चाहिए। आप लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखोगे तो प्रोडक्ट ए का 55 है, प्रोडक्ट बी का 69 है, तो आपको रैंक देना है, रैंक। तो आपको फर्स्ट रैंक किसको देना है? प्रोडक्ट बी को, और प्रोडक्ट ए को आप सेकंड रैंक दोगे। किस बेस पे ये आपने डिसीजन लिया? पर यूनिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऐसा नीचे आपको टेबल बना के दिया है पेज नंबर 32 पे। ओके, सेकंड, सर सेल्स वैल्यू की फैक्टर है। कौन की फैक्टर में है? सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू की फैक्टर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स करना पड़ेगा, करेक्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स करना पड़ेगा। तो कैलसे निकालो, ए की बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 55 है और सेल आपका 100 है, तो 55 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन, 55% हुआ। प्रोडक्ट बी की बात करो, 69 डिवाइड बाय 120, परसेंटेज का साइन, 57.50% हुआ। सर आपने ये बोला कि सेल्स वैल्यू की फैक्टर में है, तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स करना है। तो सर ये फॉर्मूला तो पीवी रेशियो की है, तो मैंने क्या नाम बोला, पीवी रेशियो के ही फॉर्मूला है, करेक्ट। तो किसका ज़्यादा आया पीवी रेशियो, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी का पीवी रेशियो ज़्यादा आया। ओके, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो मैंने आपको यही बोला कि वो पीवी रेशियो है, आप पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लो। एक का 55% मिला, दूसरे का 57.50% मिला, किसको फर्स्ट रैंक दोगे, प्रोडक्ट बी को, उसका रेशियो ज़्यादा है। और सेकंड रैंक किसको दोगे आप, प्रोडक्ट ए को। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये लोग कि आपका रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में, तो एक बार फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय रॉ मटेरियल। लिमिटिंग फैक्टर में क्या है आपका, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल पर यूनिट दैट मीन्स आपका केजी। ओके, चलो कैलसी निकालो। प्रोडक्ट ए की बात करते हैं, 55 लिखो कैलसी में, और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल केजी में है 2, तो 55 डिवाइड बाई 2। अब देख सकते हो मैंने पैम्पलेट में पेंसिल से लिखा है, 55 डिवाइड बाई 2, तो 27.5 मिलेगा। और दूसरे में 69 डिवाइड बाई 3, तो 23 मिलेगा। जो आपके पास रॉ मटेरियल की फैक्टर में है, तो आप फर्स्ट रैंक किसको दोगे, प्रोडक्ट ए को, और प्रोडक्ट बी को आप सेकंड रैंक दोगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज आपके मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर में, मशीन आवर्स, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय आवर्स। कैलसी में लिखो 55 और मशीन आवर्स से ए में 3, तो 55 डिवाइड बाय 3, तो 18.33, और दूसरे में 69 डिवाइड बाई 2, तो 34.50। कौन ज़्यादा है, प्रोडक्ट बी, तो फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट बी को दोगे और सेकंड रैंक प्रोडक्ट ए को दोगे। ओके, तो इस हिसाब से एग्जाम्पल आपको करना है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं। आपको सेल्स लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट लिखना है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। फिर आपके जिस जिस पॉइंट में आपका की फैक्टर है उसकी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। फॉर्मूला अप्लाई करो, जो ज़्यादा आता है उस हिसाब से डिसीजन लेते जाओ। ओके, ओके, तो C63 क्या है एग्जाम्पल, आपके पास सेल्स है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल, लेबर और अदर वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, और ये एग्जाम्पल में आपका की फैक्टर है आपका टाइम, आपका की फैक्टर है आपका मशीन की कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी, तो आपको मालूम कि मशीन की कैपेसिटी है डेट मीन्स आपका स्टैंडर्ड टाइम है जो मशीन का जो है वो, करेक्ट, वो आपका की फैक्टर है। तो आप क्या करोगे,
इनकम स्टेटमेंट बनाओगे जो आप देख सकते हो कि सेल्स लिखा है तीनों में, वेरिएबल कॉस्ट तीनों में, रॉ मटेरियल तीनों में, लेबर तीनों में, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। तो पर आवर पर मशीन में से कितना कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मशीन टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट। ओके, तो कंट्रीब्यूशन तो आपको ऊपर से मिल जाएगा, स्टैंडर्ड मशीन टाइम आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया ही है, पिकअप करके सिर्फ लिखना है कि पहले में 78, दूसरे में 40, तीसरे में 56। तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2.5, 4.5, 2.75। ओके, तो आपको रैंक देना है अब कि आप किसको फर्स्ट रैंक दोगे। सर 4.5 को फर्स्ट रैंक, फिर जेड को सेकंड रैंक और एक्स को थर्ड रैंक। सिंपल। तो ये सिंपल एग्जांपल था आपके सामने।